हिस्ट्री क्लास 8। आज का हमारा टॉपिक है द कमिंग ऑफ मॉडर्न एज और अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। क्लास 8 ऐसी कई किताबों में इसका नाम अलग अलग होता है। किसी में बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज होता है, कई किताबों में कई दूसरे नाम होता है, लेकिन हम लोग सारे कंटेंट आपको पढ़ाएंगे। कई पार्ट्स में ये वीडियो होगा और इसका हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इस सीरीज के खत्म होने के बाद आप जान पाएंगे मॉडर्न एज के फीचर्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट, रेनेसांस और रिफॉर्मेशन, उसके इम्पैक्ट और कॉज, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मिलके कैसे नेशनलिज्म को ग्रोथ होने में मदद किया, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया पूरे इतिहास में, और इम्पैक्ट क्या रहा उसका साउथ एशियन कंट्री पे। चलिए तो शुरू किया जाए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज। लेट्स बिगिन। शुरू किया जाए, लेट्स स्टार्ट। तो ये टाइमलाइन जैसे आप देख रहे हैं, एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बिगिनिंग ऑफ इंडियन रेनेसांस इन यूरोप, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिगिनिंग इन इंग्लैंड, मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्टिंग 1757। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से और इंडिया में मॉडर्न 1757 से स्टार्ट हो गया था मॉडर्न एज। ये था टाइमलाइन ऑफ पीरियड। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे आप क्या समझते हैं? बेसिकली जो उस समय में यूरोपियन यूनियन और बाकी जगह भी यही होता था कि लोग जो क्राफ्टमैन थे और जो अलग अलग चीज का बनाते थे, वो लोग अपने घर में ही हाथों से ही सामान बनाया करते थे और बेचा करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब इंडस्ट्री बनने लगे इंग्लैंड में, तो हुआ यूं कि नई मशीन्स भी उस समय, मशीन्स का भी इन्वेंशन हुआ था और फैक्ट्रीज में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा ऑफ गुड्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। मतलब जहाँ एक आदमी 10-20 बना पाता था, वहां पे मशीन के मदद से एक आदमी 100-200 सामान बना ले रहा था एक दिन में, इन ए लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री। और बहुत ज्यादा फैक्ट्री बन गई थी, और फैक्ट्री तो बन ही गई थी, प्लस बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का रेट जो था वो हाई हो गया था। जहाँ एक आदमी 10 बना पाता था, वहां फैक्ट्री में हजार हजार प्रोडक्ट बन जा रहे थे एक दिन में। हमारा ये अगला टॉपिक है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन आप समझ रहे होंगे, माइग्रेशन, मतलब विलेज से सिटी में जाना, विलेज से टाउन में जाना, उसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। दिस रेफर टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू टाउन्स और सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब अच्छे लाइफ क्वालिटी के लिए, अच्छा पैसा जॉब के लिए वो गांव से शहर में जाते हैं। बस इसी का मतलब होता है अर्बनाइजेशन। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। दिस रेफर टू फीलिंग ऑफ इंटेंस लव फॉर वंस कंट्री। मतलब अपने कंट्री के लिए बहुत ज्यादा देशभक्ति, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। स्प्रेड मतलब होता है फैलना, मतलब नेशनलिज्म का फैलना एक मॉडर्न एज का कॉज था। ये एक कॉज था मॉडर्न एज को के आने के लिए। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, लोगों को लगने लगा था अपने कंट्री के प्रति देशभक्ति बढ़ गई थी। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स। अब लोग तो राजा को चाहते नहीं थे कि राजा हम पे रूल करे अब ज्यादा, तो वो लोग सोचे कि अब हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। कई रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सब डेमोक्रेसी, जो रूलर्स के द्वारा रूल की जाती थी, कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, वहां पे डेमोक्रेसी आने लगी। तो यहाँ पे बेसिकली डेमोक्रेसी में बेसिकली होता है कि हमारे कंट्री में भी यही है डेमोक्रेसी। हम बेसिकली इसमें ये होता है कि पब्लिक को ये पावर होता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकें। राइज ऑफ मास मूवमेंट, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक मूवमेंट को शुरू करते हैं। सोशलिज्म इज अ सिस्टम अंडर विच फैक्ट्रीज, माइन, railroads, land are owned commonly by all people, not just handful of them here.
Goods are produced to satisfy human needs, not for sale and profit. सोशलिज्म ऐसा एक सिस्टम है जो भी देश ये सिस्टम फॉलो करता है वहाँ उस देश में रिच और पुअर के बीच में मनी का फाइनेंशियल गैप बहुत कम होता है, जहाँ उस देश में फैक्ट्री, माइन, रेल रोड, लैंड सब जो है पब्लिक के ही को ओन करती है, लेकिन वो जो काम करती है वो पब्लिक के प्रॉफिट के लिए करती है, सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट के लिए नहीं करती है। हियर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, नॉट फॉर सेल एंड प्रॉफिट। गुड आर प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड इंक्रीज एम्फेसिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उस समय था यूं कि चर्च का डोमिनेंस था और चर्च जो थी अलाउ नहीं करती थी, कैथोलिक चर्च, कि आप किसी चीज की डिस्कवरी या उस पर एक्सपेरिमेंट करो, बिना चर्च के परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो रेनिसांस हुआ और रिफॉर्मेशन के बाद ही लोग डिस्कवरी और एक्सपेरिमेंट कर पाए। सो उस समय टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट हुआ, इसी से मॉडर्न एज शुरू हो गया। People were encouraged to analyze everything rationally and scientifically rather than accept things blindly. चर्च जो था वो पब्लिक को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करवाता था कि अगर ये हम कह रहे हैं तो यही सही है, अब आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हो। Imperialism, a political system in which a rich and powerful country controls other countries which are not as rich and powerful as itself. Imperialism का मतलब एक ऐसी कंट्री जो बहुत पावरफुल है, जैसे ब्रिटेन थी, एक ऐसी कंट्री जो बहुत पावरफुल है और ऐसे कंट्री को रूल करे जो उससे इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो। सो उसका मतलब इंपेरियलिज्म होता है, और ऐसी कंट्री को वो कंट्रोल करे जो उस कंट्री के मुकाबले में उतना पावरफुल नहीं है। दिस वे द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न एज, यही थे हमारे मेन फीचर मॉडर्न एज के। और अगले वीडियो में हम लोग रिफॉर्मेशन, रेनेसांस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मार्टिन लूथर के बारे में भी बात करेंगे।